नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन, फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ में वन को देखेंगे, वानिकी देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे और सारी योजनाओं को और लेटेस्ट डेटा के साथ इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से मेरे से जुड़े रहना है ना। और लाइक कर देना है भाई, सबको कमेंट करके बताना है कि किस कैसा लग रहा है। और पूरा जितना भी पढ़ेंगे उसका आप लोग नोट्स बनाओगे, ठीक है? तभी जाकर के आप लोग को कंप्लीट रूप से तैयारी हो पाएगी। बात समझ आ रही है? तो एक छोटा सा आप लोग को नोटिफिकेशन बता देता हूं, जानकारी बता देता हूं कि लोग बोल रहे थे कि सर इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए। भाई प्लेलिस्ट पहले से बना हुआ है, ठीक है? प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप सीजीपीएससी नॉलेज यूट्यूब में जाइए, सीजीपीएससी नॉलेज खोजिए, सीजीपीएससी नॉलेज यहाँ पर खुल जाएगा। ये मेन पेज है। और सीजीपीएससी नॉलेज खोलोगे तो देखिए होम, वीडियो, शार्ट, लाइव, कोर्सेस, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में ऐसे टच करना, प्लेलिस्ट टच करोगे तो आप लोग को खुल जाएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। 2026 पेपर सोल्यूशन, सहायक शिक्षक भर्ती का एमसीक्यू चल रहा है, एससीजी एसआई मेंस का कुछ टॉपिक चल रहा है, सीडीपी का क्लासेस चल रहा है। कंप्लीट सीजीजीएस 2026, कंप्लीट सीजीजीएस 2026 याद रख लेना। इसको आप टच करोगे, ठीक है? टच करोगे तो ये खुलेगा। 14 वीडियो डल चुका है, देख लीजिए कितने वीडियो डल चुका है। 14 वीडियो डल चुका है, देखिए। और यहाँ पर सबसे पहला वीडियो है, सबसे नीचे रहेगा। दूसरा वीडियो उसके बाद, मतलब नीचे में सबसे पुराना, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे जो लेटेस्ट वीडियो रहता है वो सबसे ऊपर में रहेगा। लेटेस्ट वीडियो सबसे ऊपर में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, समझिए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की तिथिक्रम पढ़िए, छत्तीसगढ़ का नामकरण, सीजी मैप और डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन दोनों पढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय और प्रतीक चिन्ह बता दिया। छत्तीसगढ़ का स्थिति विस्तार बता दिया। छत्तीसगढ़ में क्लाइमेट बता दिया। भौतिक विभाजन याद रख लेना, ठीक है? मास्टर प्लान इसको देख ही लेना भाई, कैसा हम लोग छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करेंगे। बात समझ आ रही? छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के अंतर्गत दंडकारण्य क्षेत्र को अलग से एक वीडियो बनाकर बताया हूं। भूगर्भिक संरचना और मिट्टी, ठीक है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड सॉइल। उसके बाद रिवर सिस्टम इन इंडिया, एक ही वीडियो में 1.5 घंटे देखोगे सारे रिवर सिस्टम कंप्लीट, कहां से ओरिजिन, कितना बहता है, कौन से जिले में बहता है, क्या उसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या सब कंप्लीट ना, एक नंबर से इसको पढ़ाया गया है। वाटरफॉल और रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? नदी परियोजना और सारे जलप्रपात को एक वीडियो में 1.5 घंटे देखिए, दोनों कवर और इसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर 2 घंटे का वीडियो बनाया हूं। 2 घंटे के वीडियो में ऐसा डिटेल में बताया गया है, लेटेस्ट डेटा के साथ, कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ो और आप लोग खत्म करो, नोट्स बनाओ, उसी को रिवाइज करो एक बार। अब अगला रहेगा जो सबसे पहले यहां पर दिखाई देगा, कौन सा? तो याद रख लेना, वन, छत्तीसगढ़ में वन, ठीक है? फॉरेस्ट इन सीजी छत्तीसगढ़, ओके? तो इसको आप लोग पूरा देखिए भाई, और पूरा देख करके नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। ये बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, इसको देख लिया और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। इसको देखिए, इसका मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। पीडीएफ इसलिए नहीं दूंगा ताकि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखो, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाओ और 1-2 बार और वीडियो देखो, फिर कंप्लीट रूप से हो जाएगा तैयारी। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से नोट्स बनना चाहिए, ओके? तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। देखिए आज का टॉपिक रहेगा वन एवं अभ्यारण्य, ठीक है? अभ्यारण्य लिखा है, वन है मेनली। इसमें हम लोग अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सारे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? इसको मैं पीपीटी फॉर्म में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक को मैं पीपीटी फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ही क्लास में मैं वो टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूं, ठीक है? कई पार्ट नहीं बनाना चाहता हूं, है ना? और अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊं तो बोल बहुत लंबा हो जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इस कारण देखिए एग्रीकल्चर को 2 घंटे में बताया हूं, उसमें 2 घंटे में बहुत सारा पीपीटी भी यूज किया हूं, बहुत सारे उसमें लिख कर पढ़ाया हूं। तो मेरे को तो लिख कर पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक एक वीडियो, है ना? ऐसा कोशिश कर रहा हूं। इसी कारण 2 घंटे 10 मिनट का वीडियो बना है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हर में आता है, आप लोग जानते हो। अब उसी तरीके से हम लोग वन को कवर करेंगे, ठीक है? वन को अभी इधर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना। एग्रीकल्चर वन, खनिज, उद्योग, ऊर्जा संसाधन,
एजुकेशन, प्रशासन, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ ही लो भाई, शुरू से पढ़ो जो लोग करना चाहते हो। एक जन दोस्त है, बेहतरीन, नाम तो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, लेकिन उसने मेरे को कमेंट मैसेज किया, उसका मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए पढ़ के बताते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग पढ़ाई कर ही लेंगे। देखिए उसने मैसेज किया है, हाँ, कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ सर, मेरा सीजी स्ट्रांग होते जा रहा है, सलाम है सर आपकी मेहनत को, थैंक यू भाई। नाम मैं इसको पूछूंगा अभी, इस बार चयनित होकर आपसे मिलने जरूर आऊँगा सर, मेरा वादा, बस आप पूरा कवर कर दीजिए टारगेट सीजी को, ठीक है। तो मैं भाई कोई देखे या मत देखे, मैं आपके लिए पूरा करूँगा ये पूरा जो सीरीज चल रहा है उसको, और वो भी अगस्त और सितंबर, मतलब अक्टूबर लगने से पहले पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। ये मेरा पूरा आपके लिए प्रतिबद्धता रहेगा, है ना। आप लोग देखते चलिए, ठीक है, मेरे को व्यू से मतलब नहीं। कुछ लोग जो हैं वो सीजीपीएससी नॉलेज से इतना जुड़े रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों के लिए है ये जो सीरीज चल रहा है, उसको फ्री में, क्योंकि उन लोग के पास पैसा नहीं होता है भाई, गांव गरीब के लिए है ना। और बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं कि यहाँ यूट्यूब है तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा दो फिर ऐसे ऊपर ऊपर, आप पेड क्लास में ऐसा नहीं पढ़ रहे होगे जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इससे बाहर क्वेश्चन मेरे को बता देना कोई भी एग्जाम में, जितना टॉपिक पढ़ाया हूँ इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी आया होगा, इसी के इर्द गिर्द आया होगा, इसी से आया होगा, देख लीजिएगा, तो याद रख लेना, ठीक है। तो हम लोग काम चलाओ काम नहीं करेंगे, अगर बोल दिए तो करेंगे, ठीक है। बाकी जो पेड पढ़ना चाहता है पेड पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होगा तो होगा, पिछले साल भी पढ़ाया गया था, इस साल भी पढ़ाया जा रहा है और कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई, हो गया, चलिए। तो वन एवं अभ्यारण्य एकदम डिटेल से, इसी को अगर नोट्स बना के आप मेंस भी लिखते हो तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ नया चीज को कर लेना, बाकी तो यही काम आ जाएगा। चलिए, वनावरण एवं अभिलिखित वन क्षेत्र, ये क्या होता है? वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र, वनावरण कहने का मतलब है फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, और वन क्षेत्र कहने का मतलब है फॉरेस्ट एरिया, याद रख लेना, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर, ओके, ये आप लोग समझ के चलना भाई, ठीक। चलो अब देखते हैं पहले वनावरण, सॉरी, वनावरण तो पढ़ते हैं भाई, भूमि की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना, ठीक है, भूमि की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना भूभाग पर आच्छादित वन को परिभाषित करता है वनावरण। मतलब इसमें कानून का रूल रेगुलेशन नहीं तय होता, अगर कोई स्थिति है, कोई क्षेत्र है, वहां पर कोई भी वृक्ष है, वो वनावरण के अंतर्गत आता है, आपका फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। वनावरण शब्द देखोगे तो वृक्ष खंड में शामिल है वनावरण शब्द, जिसका छत्र घनत्व कहने का मतलब है कैनोपी, याद रख लेना। कैनोपी किसको बोलते हैं समझिए, एक ये सब क्या है, ये क्या है, पेड़ है, मान लीजिए यहां पर पेड़ है, तो ऊपर से आप देखते हो तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को कहा जाता है आपका, देखोगे, या आपका एक पेड़ के बीच में, एक पेड़ का जो छत्र छाया है, एक पेड़ का जो छत्र छाया है, ठीक है, इसी छत्र छाया को कैनोपी कहा जाता है। मतलब ये पेड़ कितना एरिया छाया बना रहा है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, आपका कैनोपी कहा जाता है। तो अगर किसी क्षेत्र में पेड़ है और पेड़ का कैनोपी 10% है, याद रख लेना 10% या उससे अधिक है ना, आकार में 1 हेक्टेयर उससे अधिक है, तो कोई एरिया ले लेंगे जो 1 हेक्टेयर रहे, और यहां पर पेड़ों का जो कैनोपी है, ठीक है, ये कैनोपी है, ये कैनोपी का ऊपर से लेंगे तो 10% से ज्यादा कैनोपी बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। अब समझ में आया कि नहीं, कैनोपी किसको बोलते हैं, समझ गए ना भाई। ये पेड़ है और ये पेड़ है, ओके, तो इनके ऊपर से देखेंगे तो कितना घना दिख रहा है, डेंस दिख रहा है, कितना उसका छाया है, जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये
उस एरिया के 10% या उससे अधिक है कि नहीं, ये बताया जाता है। तो इसी को कहा जाता है फॉरेस्ट कवर। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, अभिलिखित फॉरेस्ट एरिया। तो कोई भूभाग पर वास्तविक छत्र छाया है ना, छत्र घनत्व की परवाह किए बिना, इसमें कैनोपी को नहीं देखा जाता, इसमें कानूनी स्थिति या परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाता है और वन के रूप में दर्शाए गए क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। तो ये जो वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया किसको बोलेंगे, इसमें कानूनी रूप से किसी वन को परिभाषित किया जाता है उसको कहेंगे। और इसमें कानून को साइड करो, इसमें कैनोपी को देखा जाता है, इसमें कैनोपी को साइड करो, इसमें कानूनी आधार पर देखा जाता है, याद रख लेना। अभिलिखित वन क्षेत्र शब्द का प्रयोग ऐसी सभी भूमियों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियम, ठीक है, इसी को तो नियम कानून बोलते हैं, के अंतर्गत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो। तो अभिलिखित वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया के लिए किसी वन अधिनियम रूल रेगुलेशन में इसका उल्लेख होना चाहिए। इसमें कैनोपी को साइड कर दिया जाता है, इसमें वह आपका रूल रेगुलेशन जो एक्ट कानून है उसको साइड कर दिया जाता है। इसमें 1 हेक्टेयर में देखते हैं, 1 हेक्टेयर में वृक्षों की कैनोपी का 10% या उससे अधिक कैनोपी बना लेता है, छत्र घनत्व बना लेता है, तो उसको कहेंगे फॉरेस्ट कवर। तो दोनों में यही अंतर है। याद हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए। हो गया। अब देखिए इसी दोनों को वन क्षेत्र और वनावरण, ठीक है, अब बोलेंगे कुल वन एवं वनावरण लिखा रहेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई आपका, इसमें आ जाएगा फॉरेस्ट कवर प्लस फॉरेस्ट एरिया, ठीक। तो दोनों को मिलाकर के कुल वन या वनावरण क्षेत्र बोलेंगे, याद रख लेना। चलिए ISFR 2023 के अनुसार अगला 25 में आने वाला है, जो आया नहीं है तो अभी 2023 को ही पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अभिलिखित वन और वृक्षावरण, ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र और वनावरण दोनों को मिला करके ये कुल है, कितना हो जाएगा 62,350.45 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भौतिक क्षेत्र का कितना परसेंट है 46.12%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, कितना परसेंट 46.12%। और टोटल कितना हो गया 62,350.45 वर्ग किलोमीटर, 62,350.45 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा परसेंट में 46.12%, याद रख लेना 46.12%, इसको याद रख लेना। तो टोटल है ना फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया दोनों को मिलाकर के इतना है, याद रख लेना। ओके, अब देखते हैं वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान देखेंगे तो चौथे नंबर पर है। कितने नंबर पर भाई, चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन कौन सा देखिए, पहले में है MP, दूसरे में है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में है महाराष्ट्र और चौथे में है CG। तो पहला MP, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा CG। सब इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के डेटा के अकॉर्डिंग आपका मिलेगा। और ये तो ISFR 2023 का डेटा है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना भाई छत्तीसगढ़ 62,350.45 वर्ग किलोमीटर। ये देखोगे तो पिछले साल से, पिछले ISFR 2021 का आया था, उससे कितना वृद्धि दिखा रहा है 684। तो 4 6 8 बीच में 8 रहेगा, 684 वर्ग किलोमीटर की ग्रोथ हुआ है, याद रख लेना। 684 वर्ग किलोमीटर का ग्रोथ दिखता है पिछले ISFR रिपोर्ट से, ये आप लोग याद रख लेना। अब यहां पर केवल फॉरेस्ट कवर का बात करें, फॉरेस्ट कवर का बात करें तो 55,811.75, इसी को कई जगह में 55,812 लिख देगा क्योंकि 75 को 12 मान लेता है, एक और मान लेता है। तो 55,811.75 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ के कुल भौतिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट 41.28%।
केवल फॉरेस्ट कवर देखें, फॉरेस्ट कवर, तो ये फॉरेस्ट कवर देखोगे तो 41.28%, याद रख लेना 41.28%। और ये पिछले फॉरेस्ट जो ISFR रिपोर्ट से देखा जाए, तुलना करें तो उसमें 19.13 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, इसमें कमी आई है, फॉरेस्ट कवर में कमी आई है, याद रख लेना। वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण कहने का मतलब है फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र को बोलते हैं। वृक्षावरण के बारे में बात करें तो याद नहीं, ये अलग होता है। वृक्षावरण के बारे में बात करें तो 65.38.70, ये कितना है भाई 4.84%, 4.84%। और इसमें वृद्धि हुई है कितना का 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तो इतना, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग याद रख लेना। तो अगर कुल पूछे तो याद रख लेना 62,350.45, जो कितना है परसेंट में 46.12 है। अगर हम लोग बात करें कुल में तो चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है इसमें क्या है हमारा 684 वर्ग किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। लेकिन फॉरेस्ट कवर में 19 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, 55,811.75। अगर परसेंट पे पूछ दे तो 41.28 याद रख लेना। और वृक्षावरण देखोगे तो 6538 6538.70 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। इसमें भी ग्रोथ हुआ है 702.75 वर्ग किलोमीटर। कैसा ग्रोथ? पिछले ईयर्स के, पिछले रिपोर्ट के मुकाबले, ये आप लोग जान लोगे। तो इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक भाई, अब आ जाते हैं, देखिए भारत के कुल वन क्षेत्र की तुलना में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का परसेंट देखोगे, भारत के तुलना में जो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है 7.71%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। और देखिए वन क्षेत्र या पूरक के कुल में देखेंगे तो चौथे नंबर पर, लेकिन फॉरेस्ट कवर के रूप में देखें तो भारत में हम लोग तीसरे स्थान पर हैं, भारत में तीसरे स्थान पर 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। ये देखोगे ये कितना है भाई 41.28%, जो हम लोग भारत में कौन से नंबर पर पहुंचते हैं? थर्ड रैंक पर पहुंचते हैं, इसको याद कर लेना। तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद देखिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए वन क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ के जिलों की रैंकिंग देखेंगे। 28 जिलों के आधार पर पढ़ लेना, ये वाला मत पढ़ना, ठीक है। 33 जिलों के आधार पर नहीं आपका पूछेगा, यही पूछेगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो अधिकतम बीजापुर है और न्यूनतम है बेमेतरा, ठीक। प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो बीजापुर अधिकतम, न्यूनतम बेमेतरा। तो प्रतिशत में देखो या एरिया में देखो, ठीक है, एरिया में देखो या परसेंट में देखो, दोनों में बीजापुर अधिकतम और न्यूनतम कौन सा? बेमेतरा। बाबा से याद कर लेना, 18 जिला वाला मत देखना भाई, बीजापुर बेमेतरा। छत्तीसगढ़ का वृत्तवार वन क्षेत्र देखेंगे, वृत्तवार वन क्षेत्र देखेंगे 27 जिलों के अकॉर्डिंग, 27 जिलों के अकॉर्डिंग, याद रख लेना, ठीक है, 27 जिलों के अकॉर्डिंग। तो देखिए जिले का नाम देखो भाई, और वन मंडल का नाम देख लेना, उसमें आरक्षित वन कौन सा है, ठीक, संरक्षित वन कौन सा है, अवर्गीकृत वन कौन सा है, कुल वन कौन सा है, कितना कितना है, इसको याद कर पाओ तो कर लेना, नहीं करोगे तो पर भी चलेगा, करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो पर भी चलेगा। इसको मैं नहीं बता रहा हूं, इसको आप लोग रुको भाई, लिख कुछ इसको मत करना यार। चलो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लेना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसीलिए मैं ऐसा हट के रोक के इसके आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन जो लोग एकदम ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, कंटेंट की कमी हो गई सर ऐसा वाला, तो
तो आप लोग लिख के इसको कर लेना भाई, जो एकदम ज्यादा पढ़ाकू रहते हैं कर सकते हो। बाकी यहां से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है ना आएगा। चलो भाई, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। हो गया। तो ये डेटा देखिए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप 2018-19 का डेटा है, और उसके बाद मिला नहीं तो उसको मैं अपडेट नहीं किया हूं, है ना, और वही सही है, उसी के अकॉर्डिंग लेना है। अब हम लोग देखेंगे आगे, आगे देखते हैं। इधर पढ़ना है भाई, उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना है एक बार नोट्स बना के, बाकी नहीं पढ़ना चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ में वन को 3 बेस पर डिवाइड करते हैं, क्लास आपका क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं 3 आधार पर, है ना, ठीक। 3 आधार कौन कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, एक आपका वनस्पति, और तीसरा चैंपियन सेट के अनुसार। ओके, वनस्पति, प्रशासकीय और चैंपियन सेट, 3 आधार पर हम लोग इसको वन को क्लासिफाई करते हैं। आगे देखिए, मैं बता देता हूं, यहां पर समझिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर, एक प्रशासकीय, एक वनस्पति और एक चैंपियन सेट। प्रशासकीय में देखेंगे आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, 3 हो गया। वनस्पति आधार पर देखेंगे, वनस्पति आधार पर 3, साल, सागौन, मिश्रित, साल, सागौन, मिश्रित। और चैंपियन सेट के आधार पर देखेंगे तो याद रख लेना 2 कौन कौन सा? एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब इसको इंग्लिश में आपका कैसे लिखोगे? उष्ण कटिबंधीय तो ट्रॉपिकल, और आर्द्र को बोलते हैं वेट, और ड्राई शुष्क को बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ये याद रख लेना, कोई दिक्कत? तो ये आप लोग याद रख लेना भाई, ठीक। तो इसमें 3, वनस्पति में 3, और चैंपियन सेट के अनुसार 2 याद रख लेना, एक ट्रॉपिकल वेट और आपका ट्रॉपिकल ड्राई। ओके, याद रख लेना। तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र बोलते हैं, आर्द्र है ये, और ये ड्राई वाले को शुष्क बोलते हैं, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले प्रशासकीय आधार पर। प्रशासकीय आधार पर अपडेट कर लो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। प्रशासनिक आधार पर सबसे पहला देखेंगे आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट याद रख लेना भाई। अब इसका क्षेत्र 25,923.82, मैं लिख देता हूं यहां पर 25,923.82, ये आप लोग याद रख लेना। परसेंटेज में देखें 43 उल्टा कर दो 34, 43 34, 43 34, ये कितना परसेंट हो जाएगा? तो याद रख लेना ये 43.34, 4334, 4334। अब इसके बारे में बात करें, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार इसका परिभाषा दिया गया है आरक्षित वन का। आरक्षित वन किसको बोलेंगे? इसका भारतीय वन अधिनियम आपका देखोगे 1927 के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन बताया गया है। आरक्षित वन सबसे प्रतिबंधित वन, यहां पर कोई आना जाना नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसी भी वन भूमि या उसर भूमि पर गठित किए जाते हैं जो राज्य सरकार की संपत्ति है। कहीं पर वन भूमि को वो बना सकता है राज्य सरकार, याद रख लेना। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को जाने से प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई है, तब तक उसको प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है स्थानीय लोगों को भी, क्योंकि ये आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। यहां पर सबको आना जाना नहीं कराया जाता, और आना जाना करना है तो अधिकारी का अनुमति जरूरी है। संरक्षित वन आपका कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, 24,038.25, इसको मैं लिख देता हूं 24,038.25। अगर परसेंट में देखें तो याद रख लेना 40.177, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 17 होगा, 40.17%, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अब वन अधिनियम 1927 के अकॉर्डिंग संरक्षित वन का भी डेफिनेशन बताया गया। राज्य सरकार को आरक्षित वनों के अलावा किसी अन्य भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित करने या घोषित करने का अधिकार होता है, जिस पर राज्य सरकार के पास मालिकाना अधिकार होता है। मतलब जो सरकारी भूमि है उसको कंजर्व फॉरेस्ट के रूप में किया जा सकता है, घोषित। बात समझ आ रही है? याद रख लेना, ठीक, ओके, ये आप लोग जान लेना। उसके बाद अब ऐसे जो संरक्षित है या कंजर्व क्षेत्र है, वहां पर पेड़ों पर राज्य नियंत्रण करेगा, है ना, राज्य सरकार नियंत्रण करेगी। उनकी लकड़ी, फल, अन्य जो भी गैर लकड़ी उत्पाद है उसको राज्य सरकार अपने राजस्व बढ़ोतरी में यूज करेगा। याद रख लेना, कंजर्व फॉरेस्ट। अवर्गीकृत याद रख लेना, 9867.9, 9867, 16.49, 16.5% बोल सकते हो। वे कस्बों और गांवों के पास के जंगल जिन्हें आरक्षित और संरक्षित के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाता, छूट जाता है, वो सब क्या है? अवर्गीकृत में आ जाता है। ठीक है, अनक्लासिफाइड है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आ जाएगा। एक रिजर्व, एक कंजर्व, एक अनक्लासिफाइड। ठीक है, याद रख लेना, यही ओपन एरिया बनता है। तो 9867.96, 16.49% ये वर्ग किलोमीटर में है, इसको जान लेना। तो जो आरक्षित में आ गया, संरक्षित में आ गया, उसके बाद जो बच गया वो सब अवर्गीकृत आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत क्या? अवर्गीकृत आ जाएगा। अब आ जाते हैं वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर इसको भी मैंने बताया 3, कौन कौन सा? तो साल, सागौन और मिश्रित। साल, सागौन और मिश्रित। ठीक, साल वन जो है ना, उत्तर और दक्षिण में पाया जाएगा। मैदानी इलाका में मिश्रित वन पाया जाएगा। सागौन देखोगे तो एक मैगल रीजन में और कुछ कुछ विशेष रीजन में पाया जाएगा। देख लेते हैं कहां पर कैसा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साल। साल वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। क्षेत्रफल देखोगे 488 वर्ग किलोमीटर, 40.52%। 40.52% छत्तीसगढ़ के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, थोड़ा बहुत करके। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे? इसको याद रख लेना, 4.88, 40.52, 40.5 कर सकते हो परसेंट में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए साल के बारे में कुछ विशेषताएं। साल के बारे में विशेषता यह है कि बस्तर जो है साल वनों का द्वीप, बस्तर को साल वनों का द्वीप। बस्तर में कोमलनार और मंगनार क्षेत्र है। कोमलनार और मंगनार में साल के ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में साल के पेड़ के समान है। नेपाल के तराई क्षेत्र में जो साल के पेड़ ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, उसी के समान बस्तर के कोमलनार और मंगनार क्षेत्र में ऊंचे साल पाए जाते हैं। याद रख लेना, साल वनों का द्वीप बस्तर। किसी को कोई दिक्कत? उच्च गुणवत्ता वाले साल के पेड़ कहां पर? केशकाल घाटी कोंडागांव। केशकाल घाटी कोंडागांव में उच्च गुणवत्ता वाले साल के पेड़, मैं इसको सबको बता चुका हूं। किसमें? तो किसमें जी? भौतिक विभाजन में, दंडकारण्य क्षेत्र के। विस्तार देखोगे, कोरिया में सालवान, सारगुजा में, जसपुर में, कोरबा में, गरियाबंद में, बिलासपुर में, पूर्व एवं मध्य बस्तर में। ये आपका पूर्व एवं मध्य बस्तर, तो इधर और ये बीच में, तो इस वाले एरिया में सालवन। साथ ही साथ कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, गरियाबंद, बिलासपुर, ये याद रख लेना। ठीक, कोई दिक्कत है क्या? बता दीजिए कि क्या याद रख लेना भाई? 40.52, 40.52, 24, 24, 4, 8, 8।
ठीक, इसको याद रख लेना। सागौन देखिए, सागौन बॉटनिकल आधार पर देख रहे हैं, वनस्पति आधार पर देख रहे हैं हम लोग इसको। सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस कहा जाता है, टेक्टोना ग्रैंडिस याद रख लेना। 5633.13 वर्ग किलोमीटर, 5633.13 वर्ग किलोमीटर, बहुत कम पाया जाता है, 9.42%। वो कितना था भाई, 40.52 और ये 9.42, 9.42 याद रख लेना। 56.33 और इसको हम लोग कितना लेंगे, 9.42%, 9.42% याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में देखें सागौन तो बिखरा हुआ है, कम रूप से पाया जाता है। सागौन बिखरे क्षेत्र में पाया जाता है, कम रूप से पाया जाता है। लेकिन खुरसेल घाटी का सागौन जो होता है नारायणपुर में ये बेहतरीन तरीके का आपका सागौन है। तो सबसे उच्च किस्म के सागौन कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जाए तो खुरसेल घाटी। सबसे उच्च किस्म के साल कहाँ पर पाए जाते हैं तो केशकाल घाटी, याद रख लेना। और यहाँ पर जो खुरसेल घाटी में जो सागौन पाया जाता है वो बर्मा के सागौन के समान है। और वहां पर साल वृक्ष पाए जाते हैं कोमलनार मंगनार में, वो का तो नेपाल के तराई वाले समान ऊंचे साल, याद रख लेना। विस्तार रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम में आपका मैकल सीरीज में, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा। अगर छत्तीसगढ़ में अगर इसको इस तरीके से देखें तो याद कर लेना भाई, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत ये रायगढ़, बस रायगढ़ रायपुर खत्म, ये आपको जानना है। 9.42 और वो कितना है 40-52 साल। अब मिश्रित वन के बारे में बात करेंगे। मिश्रित कहने का मतलब सब मिक्स रहेगा, साल सागौन सब रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखोगे ये सबसे ज्यादा रहेगा 29,952.035 वर्ग किलोमीटर। 29 ये सब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे डेटा का बता रहा हूँ। 50.06%, 50.06% पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसमें आम, पीपल, बरगद, साल, सागौन, इमली, बेल, कुसुम, पलाश, साजा, बीजा, बेर सब आ जाएगा, ठीक है। साल सागौन तो मुख्य रूप से उसमें आएगा, थोड़ा बहुत रहेगा उसको इसमें कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आम, पीपल, बरगद, इमली, बेल, कुसुम, पलाश, साजा, बीजा, बेर, तिनसा, महुआ, ये सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कहेंगे मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट। कहाँ पर, कोरिया, जसपुर, सारंगढ़, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका उत्तर और मध्य क्षेत्र में मिलता है, इसको याद रख लेना। क्या भाई 29,952.035 5006। तो साल, सागौन और मिश्रित। साल 40.52, सागौन 9.42 और इसका मिश्रित देखोगे 50.06 बस। चैंपियन और सेट के अनुसार, चैंपियन और सेट के अनुसार देखेंगे तो याद रख लेना भारत के वनों को 5 मुख्य और 16 उसके सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। चैंपियन और सेट ने भारत के जो फॉरेस्ट है उसको 5 मेन डिवीजन और उसका 16 सब डिवीजन किया है, 16 सब डिवीजन और इसका 5 मेन डिवीजन किया है, ठीक है। इसी में देखोगे 2 उप प्रकार जो है सब डिवीजन, 2 ठो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में 2 ठो, एक को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये आर्द्र देखोगे तो कम है और ये ज्यादा है, एज कंपेयर टू देखा जाए तो ये कम है और ये देखोगे तो ये इसके कंपेयर में ये ज्यादा है, ठीक है, याद रख लेना। तो देखिए ये कम ये ज्यादा, आर्द्र वाला जो वेट है वो कम और ड्राई वाला ज्यादा है। 47, 69, 51, 65 देख लीजिए, ठीक। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र बोला जाए इसको पकड़िएगा, आर्द्र और शुष्क को ट्रॉपिकल बोलते हैं ना, ठीक है, याद रख लेना। तो आर्द्र में देखोगे 47, 69 ये कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा, मैंने बोला। तो इसका देखिए औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 रहेगा। आर्द्र है, वेट गीला वाला इलाका है, ये ड्राई है, शुष्क है, सूखा वाला इलाका।
तो इसका वर्षा इससे कम रहेगा। ये 100 से 150, तो ये 75 से 100, 75 से 100। इनमें वनों का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण में दिखता है। आर्द्र पर्णपाती उत्तर और दक्षिण में, ज्यादा वर्षा ये देखोगे तो छत्तीसगढ़ के मैदान में बीच में, ये देखोगे तो बीच में, ठीक है। और ये कैसा भाई, तो याद रख लेना उत्तर और दक्षिण, ठीक, ये आप लोग याद रख लीजिए। इसके उदाहरण साल और सागौन है, और इसके उदाहरण मिश्रित वन है। खत्म, बस इतना लिख देना, मेंस के टॉपिक में आ जाएगा। इस परसेंट को याद कर लेना, कौन सा ज्यादा है दोनों में से, शुष्क वाला ज्यादा है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्षेत्रीय प्रशासनिक यूनिट, इकाइयां, ठीक है, याद रख लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मिनट यार क्या हो गया, ठीक है। तो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है ना। सबसे पहले देखेंगे कि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलेंगे, याद रख लेना। कब गठित हुआ, मई 2001 में, याद हुआ, मई 2001 छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, या कब हुआ है पूछा जाए, मई 2001 लेना है, याद रख लेना, ठीक। ये क्या करता है भाई, तो वनों के सतत विकास के लिए जो कॉरपोरेशन है वो जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में वनों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। छत्तीसगढ़ में देखें तो कुल 6 वन विरित है। वन विरित कितने हैं भाई, 6 वन विरित, और 6 वन विरित को आगे डिवाइड किया गया है 34 वन मंडल में, वन मंडल में, ठीक है। और उसी में 9 वन परियोजना मंडल बनाया गया है। कितना भाई, 9 वन परियोजना मंडल, और इन 9 वन परियोजना मंडल में 3 ठो औद्योगिक परियोजना मंडल है। बात समझ आई। 6 वन वृत्त, वन वृत्त को आगे डिवाइड किया गया है 34 ठो वन मंडल में, इसी में 9 वन परियोजना मंडल याद रख लेना, और इस 9 वन परियोजना मंडल में 3 ठो वन औद्योगिक परियोजना मंडल है। कौन कौन सा, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। औद्योगिक परियोजना मंडल, टोटल 9 वन परियोजना मंडल, उसमें औद्योगिक वन परियोजना मंडल कौन सा है, तो रायगढ़, जगदलपुर, कोरबा। किसी कोई दिक्कत। 10वां के लिए इस बार याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10वां वन परियोजना मंडल के लिए एमसीपी को बनाने की घोषणा किया गया है। 9 तो है, 10वां याद रख लेना, 10वां एमसीबी। एमसीबी क्या है भाई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, याद रख लेना एमसीबी। ओके, नया जिला है, इसको बनाने के लिए बताया गया है। वनों को वर्गीकरण डेंस के आधार पर, किसके आधार पर, डेंसिटी या उसके घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर। तो देखिए सबसे ज्यादा है एमडीएफ, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, उससे थोड़ा कम है ओपन फॉरेस्ट, उससे थोड़ा कम है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, और उसके बाद स्क्रब्स जिसको झाड़ी बोलते हैं, झाड़ी, झाड़ियां। सबसे ज्यादा मीडियम डेंस फॉरेस्ट, फिर ओपन फॉरेस्ट, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट, सबसे कम है झाड़ियां, याद रख लेना, ठीक। अगर इन सब को देखें तो ये कितना है, 55,811.75, 55,811.75, मतलब ये फॉरेस्ट कवर को बता रहा है 41.28, याद रख लेना, फॉरेस्ट कवर। देखिए 6 वन वृत्त कौन कौन से हैं, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। कैसे याद रखोगे 6 को, छत्तीसगढ़ में 6 डिवीजन है। कितने डिवीजन, 6 डिवीजन। बस्तर डिवीजन, यहां से जगदलपुर ले लो, जगदलपुर, ठीक है। उसके बाद सरगुजा डिवीजन, यहां से अंबिकापुर ले लो, ठीक है, सरगुजा हो गया, सरगुजा हो गया। उसके बाद बिलासपुर ले लो, फिर
दुर्ग और रायपुर। तो ये तो पांचों से हो गया भाई। बस्तर की जगह में जगदलपुर लिख लेना, बस्तर की जगह में जगदलपुर लिख लेना, ये बस्तर ही तो है। तो 5 तो डिवीजन हो गया। एक ठो कांकेर को याद कर लो, एक ठो कांकेर को याद कर लो, कांकेर को, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एक कांकेर को याद कर लो यार, खत्म। 5 संभाग और एक कांकेर, 6 हुआ ना। इसको घटते क्रम में देखिए, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा? 22.45% के साथ बिलासपुर। उसके बाद ये पहला नंबर में आएगा, पहला नंबर। दूसरा में जगदलपुर, दूसरा में जगदलपुर। तीसरा में सरगुजा। चौथा में रायपुर, चौथा में रायपुर, चौथा में रायपुर। पांचवा में कांकेर, पांचवा में कांकेर। और छठवां में दुर्ग। घटते क्रम, घटते क्रम देखिए इस तरीके से, ये घटते क्रम। बात समझ आई? बिलासपुर, जगदलपुर, उसके बाद आपको लेना है सरगुजा। बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। दुर्ग सबसे छोटा, बिलासपुर सबसे बड़ा। ये आप लोग को याद कर लेना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स में इसको समराइज करोगे। वन राज्य वन नीति, राज्य वन नीति को देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, है ना। राज्य वन नीति 2001। तो वनों को संरक्षित और संवर्धित करके पर्यावरणीय स्थायित्व और पारिस्थितिकीय को क्या करना है? बैलेंस करना है। इसका मुख्य उद्देश्य वन नीति का, वन को संरक्षित रखना है, संवर्धित रखना है, ठीक है, पर्यावरणीय स्थायित्व बना करके रखना है, साथ ही साथ पारिस्थितिकीय बैलेंस करना है, संतुलन बनाना है। ओके। कम वन क्षेत्र वाले, कम वन क्षेत्र वाले जो जिला है वहां पर वृक्ष रहित, ठीक है, वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी और वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रम करना है। जहां पर ऑलरेडी ऐसे जिला जहां पर वृक्षों या वन क्षेत्र कम है, वहां पर वृक्षारोपण के द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाना है। वन नीति के अंतर्गत वनों को केवल आर्थिक लाभ का स्रोत न माने, पर्यावरणीय स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट मान करके आपका देखोगे इकोलॉजिकल संतुलन, उसके मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए याद रख लेना, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए इस वनों को इंपॉर्टेंस माना जाए, ना कि केवल आर्थिक। ओके, याद रख लेना। नदी और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले जो भूक्षरण है, वन आवरण में कमी है, वहां पर उसका नियंत्रण करके बाढ़ एवं सूखे की स्थिति को खत्म करें, उसमें कमी लाएं। ये सब वन नीति 2001 के अंतर्गत बताया गया है। तो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। देखिए हर्बल स्टेट क्या होता है? हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001, 4 जुलाई 2001 याद रख लेना। हर्बल स्टेट का घोषणा कब हो गया था? 4 जुलाई 2001। उद्देश्य क्या है? औषधीय पौधों का संवर्धन, खेती और संरक्षण करना। औषधीय पौधों का संवर्धन करना, संरक्षण करना, खेती करना और रोजगार, उसका व्यापार भी करना ताकि रोजगार में वृद्धि हो सके। हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 याद कर लेना। आपका संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM कहा जाता है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट याद रख लेना, ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन, प्राकृतिक वन प्रबंधन, वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों मिल करके, देखिए वन प्रबंधन कहने का मतलब है कि जो सरकार भी वन का प्रबंधन कर रही है और वहां के स्थानीय लोग भी वन का प्रबंधन करें, मिलजुल करके वनों का प्रबंधन किया जाए, तो उसी को कहा जाता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। तो जो संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत जो प्राकृतिक वन है उसका प्रबंधन में वन विभाग और सरकार की तरफ से और इधर स्थानीय लोग दोनों मिल करके जब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा, याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में ज्वाइंट संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत क्षेत्र कितना है?
55.52% है, 33,190 वर्ग किलोमीटर। याद रख लेना, वन का। छत्तीसगढ़ में वन प्रबंधन समिति कितने हैं, तो याद रख लेना 7-8 वन प्रबंधन समिति। ये कम ज्यादा होगी, तो अभी के डेटा के अनुसार जो आया हुआ हमारे पास डेटा है वो तो लगातार डेली बढ़ रही होगी, तो अभी 7-8 लेना है आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। बताया मैंने मई 2001 में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर देखोगे रायपुर। और उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है वनों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार, वृक्षारोपण की गतिविधि को बढ़ाना, वनों के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में डेवलपमेंट करना, रिफॉर्म करना, सुधार करना। देखिए इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड 28 जुलाई 2004, 28 जुलाई 2004 याद रख लेना। इसके प्रमुख कौन होते हैं भाई? इस बोर्ड के नाम याद कर लीजिएगा, आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। इसी को जैव औषधि पादप बोर्ड कहा जाता था, उसको नाम चेंज करके ऐसा लिखा गया है। ठीक है, जो आपका 2004 याद रख लेना। 28 जुलाई में मुख्यमंत्री इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं। उद्देश्य क्या है? वनों का संरक्षण, संवर्धन, हानि रहित उपयोग से संबंधित सभी संस्थाओं को नीति निर्माण या उसका समन्वय करना। ये सब आप लोग जान लेना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोर्ड कब गठित हुआ? जुलाई 2004, 28 जुलाई 2004। सीएम इसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। वनों का संरक्षण, संवर्धन और हानि रहित उपयोग से संबंधित विभिन्न जो संस्था है उसमें नीति निर्माण करके उसका समन्वय करना और हानि को कम करना। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, ठीक है, याद रख लेना। गठन 2000। अभी लघु वनोपज कितने एमएसपी लिया जा रहा है? 67 लघु वनोपजों का। ठीक है, याद रख लेना। तो एक त्रिस्तरीय सहकारी संगठन बनाया जाएगा लघु वनोपज के लिए, याद रख लेना है भाई। जैव विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड गठन कब? 2006 में। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF बोलते हैं। ठीक है, PCCF बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, उसके घटकों का सतत यूज करना, उसमें समन्वय बनाए रखना, जैविक संसाधन उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ाना, उसमें लाभ प्राप्त करना। वनोपज, वनोपज किसको बोलेंगे? तो एक तो होता है मुख्य वनोपज और एक होता है लघु वनोपज। दिख रहा होगा, मुख्य वनोपज और लघु वनोपज। मुख्य वनोपज 13 वनोपज को बताया गया है। वन की 13 स्पीसीज जो मुख्य प्रजाति है उनको मुख्य वनोपज के अंतर्गत लिया गया है, बाकी को लघु वनोपज कहते हैं। इसमें इमारती लकड़ी वाले पेड़ रहेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़, पूरे देश में 13 मुख्य वनोपज है, उसमें से छत्तीसगढ़ में 6 वनोपज को शामिल किया गया है। 6 मुख्य वनोपज मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा? साल, सागौन, शीशम, साजा, बीजा, खैर। साजा, बीजा, खैर। साल, सागौन, शीशम, साजा, बीजा, खैर। 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 और 6 खैर। तो ये याद रख लेना। तो टोटल 13 है, उसमें से 6 छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं, याद रख लेना है। बाकी को लघु वनोपज कहा जाता है। जैसे कि इसमें पादप मूल के सभी गैर काष्ठ, ये लकड़ी के लिए मुख्य है, बांस, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, गोंद, हर्रा, लाख, चिरौंजी, ये सब लघु वनोपज है, याद रख लेना। मुख्य वनोपज 13 जो इमारती लकड़ी के लिए फेमस है, उसमें से 6 मिलता है छत्तीसगढ़ में। साल, सागौन, शीशम, साजा, बीजा, खैर। साल, सागौन, शीशम, साजा, बीजा, खैर, मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए लघु वनोपज को और डिटेल में देखते हैं। तो राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत रूप से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा है और गैर राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा है, इसको आप लोग को जानना है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत सबसे पहले समझिए, जिनका व्यापार
एकाधिकार राज्य सरकार या उसके अधिकृत एजेंट के पास होता है। मतलब कहने का मतलब है उसके व्यापार के लिए एकाधिकार राज्य सरकार होगा या उसके द्वारा कोई बनाया गया एजेंट, मतलब राज्य सरकार जिसको चाहे उसी के पास अधिकार होगा ट्रेड करने का। गैर राष्ट्रीयकृत लघु अनुपात किसको बोलते हैं? राज्य का कोई एकाधिकार नहीं होगा, लघु अनुपात संघ और स्थानीय समुदाय उनके द्वारा इसका ट्रेड किया जाएगा, याद रख लेना। तो ये इसमें राज्य सरकार का पूरा पूरा अधिकार होगा, इसमें राज्य सरकार का पूरा पूरा अधिकार नहीं होगा। लघु अनुपात संघ और स्थानीय समुदाय को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है, याद रख लेना। ठीक, तो इसको आप लोग को जान लेना है। राष्ट्रीयकृत लघु अनुपज में क्या क्या आते हैं भाई? तेंदुपत्ता, साल, बीज, बीजा, हर्रा। और गैर राष्ट्रीयकृत में शहद, इमली, महुआ ये सब आ जाएगा। शहद, इमली, महुआ ये सब आ जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में वन संपदा, बांस को देखेंगे सबसे पहले। बांस एक एक को समझते चलिएगा और इसका नोट्स बनाना है आप लोग को, समझ के नोट्स बनाना है। अभी पूरा हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सब देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, याद रख लेना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग आधा घंटा में खत्म कर देंगे। तो देखिए, बांस लगभग हर क्षेत्र में बांस पाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बांस देखोगे तो कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? नर या लाठी बांस, ठीक है। बालन और पानी प्रजाति की ज्यादातर पाई जाती है, याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में बांस के जंगलों का क्षेत्रफल कितना है भाई? 11,255 वर्ग किलोमीटर। 11,255 वर्ग किलोमीटर, याद रख लेना। जो छत्तीसगढ़ के वनावरण का कितना परसेंट है? 20%। फॉरेस्ट कवर जो हमारा छत्तीसगढ़ का है उसमें बांस का परसेंट देखोगे तो 20.24% है, ये आप लोग याद रख लेना। तेंदुपत्ता देखो, हरा सोना कहा जाता है। तेंदुपत्ता को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। क्या भाई? हरा सोना। उत्पादन 15.83 लाख मानक बोरा 22-23 के अकॉर्डिंग। अभी डेटा नहीं चला है, यही याद रख लेना। तेंदुपत्ता की खरीदी 5500 रुपया कर दिया गया है, पहले 4000 था, 5500। एक मानक बोरा में देखोगे, एक मानक बोरा 50,000 तेंदुपत्ता रहते हैं। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता, एक मानक बोरा 50,000 तेंदुपत्ता। और एक मानक बोरा को कितना में खरीदा जाएगा? 5500 रुपये में, 5500 रुपये में, याद रखना। तेंदुपत्ता का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? बीड़ी बनाने में। बीड़ी, सिगरेट ना, बीड़ी, याद रख लेना, ठीक है। अब वनों का संरक्षण और विकास से संबंधित बात करें तो बिगड़े वनों का सुधार। 30% वनों का घनत्व 40% से कम है। हमारे छत्तीसगढ़ में 30% जो वन का घनत्व है वो 40% से कम है, तो उसको हम लोग को डेवलप करना है। इसी कारण बिगड़े वनों का सुधार करना है वनारोपण तकनीक के थ्रू। कैसे? तो रूट रिजर्व की खोज करना है, रिक्त स्थान में वृक्षारोपण करना है, स्थल की क्षमता के अनुसार कंपनसेशन खेती करना है। ये सब बहुत मतलब वृक्षारोपण, वन की कटाई पर नियंत्रण करना है, जंगल को आग लगने से बचा लेना है, ये सब आपका किया जाना है, ताकि बिगड़े वन है, जहाँ पर समस्या आ रही है वन में, वहाँ को सुधारा जा सके। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की। अब थोड़ा सा आधा पोर्शन खत्म हुआ है, आधा और बचा है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत क्षेत्र देखें तो 6506 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य का लगभग 11% है। पूरे वन का 11% आपका देखोगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत देखें, ये तो दोनों मिला करके 29 वर्ग किलोमीटर। केवल नेशनल पार्क देखें तो नेशनल पार्क के अंतर्गत 29 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों, ठीक है, याद रख लेना। तीनों ना, देखो ये नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये दोनों मिला करके है।
केवल नेशनल पार्क ले तो 2929 वर्ग किलोमीटर, और केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ले तो 3577 वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रख लेना। और ये दोनों को जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग जान लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। पहले बात करते हैं हम लोग नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई? एक आपका पूरे भारत में नहीं जानना है, छत्तीसगढ़ में बात करें तो 3 नेशनल पार्क। कितने भाई? 3 नेशनल पार्क, याद रख लेना। 3 नेशनल पार्क कौन कौन सा देख लो। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका कोरिया और सूरजपुर में आ जाता है, ठीक है। गुरु घासीदास कोरिया और सूरजपुर एमसीबी भी आ जाएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क ये बस्तर आ जाएगा, ठीक है, बस्तर आ जाएगा। तो ये 3 है, तीनों को देखते हैं डिटेल में। पहला देखेंगे 1978 में बना भाई राष्ट्रीय इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978, कहाँ? बीजापुर। 1258 वर्ग किलोमीटर, 1258 वर्ग किलोमीटर। ये कितना है? 12558 1258 1258 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का पहला प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल। प्रोजेक्ट टाइगर कब? तो 82-83 में पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल छत्तीसगढ़ का ना। राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, ये आप लोग को जान लेना है। वो दोनों नहीं है प्रोजेक्ट टाइगर, ये है ये कुटरू अभ्यारण्य इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। कुटरू अभ्यारण्य, क्या? कुटरू अभ्यारण्य। होम ऑफ बाइसन हार्न कहा जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को होम ऑफ बाइसन हार्न कहा जाता है, ठीक है। इंद्रावती नदी यहां से होकर गुजरती है, इस कारण इसका नाम पड़ा है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो क्या क्या जानना है? 1978 1258 कुटरू बाइसन हार्न का घर और इंद्रावती नदी के नाम पर। सबसे बड़ा देखोगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981, ठीक है, 1981 याद कर लेना। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 78-81, ठीक। पहले इसका नाम था संजय गांधी के नाम पर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर बाद में इसको कहा गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, याद रख लेना, ठीक। कहां पर है? कोरिया, कोरिया में 1441 सबसे बड़ा, 1441 सबसे बड़ा। ये जो नाम चेंज हुआ, इस नाम चेंज को कब किया गया? 2001 में, याद रख लेना, 2001 में, ठीक है। यहां से गोपाद और नेउर नदी बहती है। 1441 1981। कांगेर वैली 1982 याद रख लेना। बस्तर 200 सबसे छोटा नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क। लेकिन 1985 में इसको देखिए, 82 में बना, 85 में इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। गया था, अभी नहीं है, अभी नहीं है वर्तमान में, ठीक है। 85 में किया गया था। पहाड़ी मैना के लिए फेमस है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर कुटुमसर की प्राचीन गुफा है जहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है। कांगेर नदी है, कांगेर नदी पर भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहार नदी पर, याद रख लेना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये याद रख लेना 1982 200 वर्ग किलोमीटर। उसको याद रख लेना 1981 गुरु घासीदास वाले को 1441, और उसको याद रख लेना 1978 1258, ठीक। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव अभ्यारण्य की वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है। चलो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। सबसे पहला सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य 1974
धमतरी में है 559 वर्ग किलोमीटर में। क्या मिलता है? मुख्य रूप से यहाँ पर तेंदुआ प्राप्त होता है, तेंदुआ। तो पहला है, पहला कब? 1974। कहाँ है? धमतरी। क्या नाम? सीता नदी। क्या मिलता है? तेंदुआ। 559 वर्ग किलोमीटर। सीता नदी से प्रेरित नाम सीता नदी। इसको 2006 और 2009 में याद रख लेना। सीता नदी उदंती के रूप में 2006 से 2009 में आपका टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2006 में शामिल किया गया और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया, याद रख लेना। ठीक, सीता नदी उदंती, दो ठो को जोड़ करके। अचानक मार, अचानक मार कहाँ? तो आपका मुंगेली में 1975 में स्थापित। 552 बाघ है, बाघ अचानक मार। यही अचानक मार और अमरकंटक को जोड़ करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार, याद रख लेना। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व, याद रख लेना। मनियारी नदी इसके बीच से गुजरती है। 1975 अचानक मार, याद रख लेना। बादल खोल 75 में ही और 75 में ही गोमड्डा। तो 75 में 3 याद रख लेना, अचानक मार, बादल खोल, गोमड्डा। बादल खोल देखोगे जसपुर में है और सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा सेंचुरी के रूप में जसपुर में 105 स्क्वायर किलोमीटर। बाघ और तेंदुआ यहाँ भी मिलेगा। कैलाश गुफा है जसपुर में, कैलाश गुफा। बस्तर में भी कैलाश गुफा, लेकिन जसपुर में भी कैलाश गुफा। बादल खोल अभ्यारण्य। गोमड्डा देखोगे, गोमड्डा पहले रायगढ़ आता था, अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़। 1975 278 वर्ग किलोमीटर, याद रख लेना। सोन कुत्ता पाया जाता है, जंगली कुत्ता है सोन कुत्ता, ठीक है। सोने की कुत्ता मत कर लेना भाई, सोने की कुत्ता नहीं है। फिर 74 में 1 देखे, 75 में 3 देखे, 76 में 1 देख लेना। बार नवा पारा 1976। महासमुंद और बलौदा बाजार में बहुत कंफ्यूजन आता है, महासमुंद ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बलौदा बाजार भी कई जगह मिलता है, क्योंकि बलौदा बाजार ज्यादा एरिया है, इस कारण बलौदा बाजार ले लिया जाता है। तो आप इसको, कंफ्यूजन वाला है तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन। 245 सांप मिलता है। बलमदेही नदी महासमुंद में है, वहां से होकर गुजरती है। और बलौदा बाजार में तुरतुरिया, तुरतुरिया जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था जी, तुरतुरिया आश्रम। देवधारा झरना है, देवधारा, देवधारा झरना बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार इसको लिया जाता है, याद रख लेना वर्तमान में, लेकिन महासमुंद में भी इसका कुछ हिस्सा है, इस कारण विवादित है। पहले महासमुंद ही लिया जाता था, क्योंकि उस समय बलौदा बाजार बना नहीं था। सेमरसोत 1978 में 2 याद रख लेना। सेमरसोत और तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में सेमरसोत और तमोर पिंगला। सेमरसोत देखोगे तो याद रख लेना, आपका उल्टा रहेगा, ठीक। तमोर पिंगला और सेमरसोत। तो तमोर पिंगला आप याद रख लेना है सूरजपुर, और सेमरसोत बलरामपुर 78 में। तमोर पिंगला राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, 608 स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ा, और सेमरसोत है 430। दोनों में नीलगाय पाया जाता है। अब देखो, बलरामपुर में है सेमरसोत, पवई जलप्रपात, तातापानी, छितामाड़ा, परवेड़ा, और तमोर पिंगला में रक्सगंडा वाटरफॉल, रक्सगंडा वाटरफॉल। 7 हो गया, 78 हो गया। 78 के बाद सीधा 83, 83 में भी 3 है। भैरमगढ़ बीजापुर 139, बीजापुर भैरमगढ़। पामेड़ है, पामेड़ बीजापुर में, पामेड़ बीजापुर। पामेड़ और उदंती 83 में 3। भैरमगढ़ 83, उदंती 83 और पामेड़ 83। भैरमगढ़ बीजापुर, पामेड़ बीजापुर, उदंती गरियाबंद, उदंती गरियाबंद, तीनों 83 में। भैरमगढ़ 139, उदंती 231, पामेड़ 262। उदंती, सीता नदी उदंती के साथ टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व में शामिल है। गोदना जलप्रपात बनाता है यहाँ पर, गोदरा जलप्रपात, उदंती गरियाबंद। लास्ट में आप लोग जानोगे क्या? भोरमदेव 2001। राज्य बनने के बाद
पहला है राज्य बनने के बाद, नवीनतम और राज्य बनने के बाद पहला। कवर्धा में 164, 11 हो गया ना, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 3 नेशनल पार्क देख लिए और 11 आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। किसी कोई दिक्कत? सेंचुरी कितने? 11। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादल खोल, सबसे नवीनतम भोरामदेव, सबसे प्राचीन सीता नदी। ठीक है, क्रम याद इसको पूछेगा, क्रम से जमाइए, क्रम से जमाइए पूछेगा। काल क्रम में पूछ सकता है, काल क्रम में, या आपका क्षेत्रफल के आधार पर पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको जानना। और तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, सही जोड़ी मिलाओ, मतलब एक तरफ जिला के आधार पर जिला और ये करके। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तो याद रख लेना, कालक्रम एकदम बना लेना और क्षेत्रफल के आधार पर भी बना लेना। ठीक है, कालक्रम मतलब स्थापना क्रम ना, स्थापना क्रम। ओके, तो याद कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग इसको नोट्स में डालोगे और याद करोगे। अब बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे, अचानक मार अमरकंटक, 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, 38-35.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल ना दोनों मिलाकर के छत्तीसगढ़ में कितना है भाई? 2610.5, 2610.5 याद रख लेना। और ये 14वां नंबर का बायोस्फीयर है और सीजी में अकेला है, सीजी में अकेलौता, सीजी में इकलौता। 38-35 पूरा, 26-10 छत्तीसगढ़ में एरिया। बात करते हैं इंद्रावती, 82-83 में प्रोजेक्ट टाइगर में, 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल। सीता नदी और उदंती दोनों को जोड़ करके 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व। अचानक मार 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, 2009 में टाइगर रिजर्व। तो तीनों 2009 में, सीता नदी, उदंती और अचानक मार, ये जो दो अभ्यारण्य हैं ये 2006 में, और ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क ये 82-83 में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल। चौथा बना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य दोनों को जोड़ करके अक्टूबर 2021 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, और नवंबर 2024 में देखोगे तो याद रख लेना टाइगर रिजर्व में शामिल। और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, चौथा 4th नंबर का, और पूरे देश का 56वां 56 नंबर का। लिख दे यहां पर, राज्य का चौथा, ठीक है, और देश का 56 नंबर का, 56 नंबर का। ठीक, इसके अंतर्गत 4 वन मंडल आते हैं, इसको याद कर लेना। 4 वन मंडल, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, याद रख लेना। इसमें 753 जैव प्रजाति की दस्तावेज किया गया है। क्षेत्रफल को पूछ सकता है भाई 2829 वर्ग किलोमीटर। क्यों पूछ सकता है? नया है, अभी थोड़ा समय हुआ है। 2829 कौन सा? गुरु घासीदास, तमोर पिंगला दोनों को मिला करके। उसके बाद बात करेंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आशादीप परियोजना, आशादीप किससे संबंधित है पूछेगा। लुप्त प्राय राज्य पशु वन भैंसा। लुप्त प्राय राज्य पशु कौन सा है? वन भैंसा। और वन भैंसा हमारा क्या है? राजकीय पशु है, उसका संरक्षण करना है, इस कारण आशादीप परियोजना शुरू किया गया। तो आशादीप परियोजना किससे संबंधित है? वन भैंसा से। ठीक, जामवंत परियोजना, जामवंत प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया भालू के लिए। भालू के लिए कहां पर क्रियान्वित है? 6 वन वृत्त जहां पर बताया हूं मैं, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। 6 वन
6 वन मंडल में, सॉरी 6 वन मंडल में क्रियान्वित है, केवल 6 वन मंडल में। कौन कौन सा ये नहीं पूछेगा। गजराज, गजराज हाथी के लिए होगा, 2014 में ही हाथी के संरक्षण के लिए 14 वन मंडल में ये क्रियान्वित है। गजराज परियोजना कितने वन मंडल में? 14। और ये जामवंत 6 वन मंडल, सॉरी ना 6 वन वृत्त नहीं, वन मंडल। मगरमच्छ संरक्षण कोटमी सोनार, कोटमी सोनार कहाँ है? जांजगीर चांपा मूड़ा तालाब, 2006-7 से। गिधवा पक्षी अभ्यारण्य बेमेतरा नांद घाट, बेमेतरा नांद घाट पहला पक्षी अभ्यारण्य है, याद रख लेना। गिधवा पक्षी अभ्यारण्य प्रवासी पक्षी को डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। दूसरा कहाँ बन रहा है भाई? बिलासपुर के रहंगी में। दूसरा पक्षी अभ्यारण्य बिलासपुर रहंगी, पहला गिधवा पक्षी अभ्यारण्य याद रख लेना, बेमेतरा नांदघाट, और दूसरा है बिलासपुर में रहंगी नाम से। गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य गोकुल मिशन योजना कहाँ? तो बेमेतरा झालम में, केंद्र सरकार की योजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा ना ये केंद्र की है कि राज्य की पूछेगा। केंद्र की राज्य की पूछेगा तो आपको लेना है गोकुल मिशन योजना, झालम बेमेतरा केंद्र सरकार की योजना है। रिछारिया पक्षी अनुसंधान केंद्र, रिछारिया पक्षी अनुसंधान केंद्र 2014 से अक्टूबर 2014 से देखोगे तो ये कहाँ भाई? ये रिछारिया नाम है। रिछारिया प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर RH रिछारिया, उसी के नाम पर रखा गया है। IGKV इसको डेवलप कर रहा है। IGKV रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 2014 से। ये रिछारिया डॉक्टर RH रिछारिया कृषि वैज्ञानिक है ना, तो उसके नाम पर, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक के नाम पर IGKV में रिछारिया पक्षी अनुसंधान केंद्र स्थापित 2014 से। प्राकृतिक कोसा अभ्यारण्य, कोसा अभ्यारण्य कुरेहा राखी गांव, नया रायपुर राखी गांव याद रखना। हाथी अभ्यारण्य लेमरू, लेमरू 2019 से हाथी अभ्यारण्य लेमरू, ठीक है, संयुक्त रूप से चल रहा है 3 जगह, रायगढ़ सरगुजा कोरबा, रायगढ़ सरगुजा कोरबा, रायगढ़ सरगुजा कोरबा, ठीक है, रायगढ़ सरगुजा कोरबा। 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये हाथी अभ्यारण्य, 3 जिला रायगढ़ सरगुजा कोरबा 2019। हाथी परियोजना, हाथी के लिए गजराज परियोजना और देख चुके हैं। हाथी परियोजना 2011 से अलग से तमोर पिंगला और बादलखोल में चल रहा है। कहाँ? तमोर पिंगला और बादलखोल में हाथी परियोजना। इसके अलावा देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीज और देखिए, इकोनॉमिक सर्वे CAAQMS, इसका फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, याद रख लेना ये मॉनिटरिंग स्टेशन है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए। किसके लिए भाई? एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए स्टेशन है। तो राज्य में कुल 12 स्थान, ठीक 12 स्थान में स्थापित किया गया है। और उसमें देखोगे रायपुर में 4 है, कोरबा में 2 है, भिलाई में 2 है, रायगढ़ में 4 है। ये आपका कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 12, रायपुर में 4, कोरबा में 2, भिलाई में 2 और रायगढ़ में 4, 4, 4, 8, 4, 12, याद रहेगा। कितने हैं टोटल? 12। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मोबाइल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी, ठीक, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा। क्या करेगा? उद्योग में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी करेगा। ये मोबाइल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी इंडस्ट्री में जल और वायु के प्रदूषण की निगरानी करेगा। कौन कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण मंडल, ठीक है। इसके लिए देखोगे, इसी के लिए
26 उपकरण और 50 से अधिक मापदंड बनाए गए हैं, उसी के आधार पर जांच करेगा। मॉनिटरिंग में मजबूती और डेटा की बेहतर गुणवत्ता इससे हो पाएगी। और चलती फिरती ये मोबाइल यूनिट है। चलती फिरती मोबाइल यूनिट एक लैब है जिसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में जल प्रदूषण वायु प्रदूषण होने वाली जो कमी या अधिकता है उसको निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद देखिए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन के लिए था, यहाँ पर देखोगे तो अपशिष्ट मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जीपीएस आधारित औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के एंड टू एंड निगरानी किया जाएगा। फ्लाई ऐश कितना हो रहा है, कितना उसका निपटान किया जा रहा है, उसके बारे में बात किया जाएगा। समझ आ रही है? तो इसमें दिक्कत किसी को नहीं आना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जैविक चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, ठीक, ये आप लोग याद रख लेना। कहाँ पर स्थापित किया गया? पूंजी पथरा, रायगढ़ जिला। जैविक चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, इसको थोड़ा अपचवष्ट लिखा है, उसको कर लेना। तो कहाँ? पूंजी पथरा, रायगढ़। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के थ्रू स्थापित किया जा रहा है पूंजी पथरा, रायगढ़ में। अस्पताल और नर्सिंग होम से निकलने वाले जो जैविक कचरा है उसको वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, याद रख लेना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जान लेना है किससे संबंधित है। तो जो हॉस्पिटल से निकलने वाली जो जैविक कचरा है उसके लिए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो है ये वाला, लास्ट स्लाइड है, इसको पढ़ लो। ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, इसी कारण सब लोग देखे करके इसको लास्ट में रखा हूं। इतना को आप लोग को फैक्ट को याद करना है। वर्ष 2025-26 में औषधीय पौधों की खेती के लिए आपका इकोनॉमिक सर्वे में डेटा है 586.65 एकड़ में औषधीय पौधों की खेती किया जा रहा है। कितना? 586.65 एकड़। हेक्टेयर मत कर देना, यूनिट को चेंज कर देगा, एकड़ को याद रख लेना। कौन कौन सा औषधीय पौधा मिलता है भाई? सबसे ज्यादा किया जा रहा है लेमन ग्रास का, फिर खस का, फिर बच का, फिर सतावर का, फिर सिट्रोनेला का, फिर ब्राह्मी का, फिर पचौली। इतने कितना है? 7 प्रकार के। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर, सातवां नंबर। लेमन ग्रास मत भूलना, सबसे ज्यादा खेती उसी की है। फिर खस, फिर बच, फिर सतावर। लेमन ग्रास, खस, बच, सतावर। लेमन ग्रास, खस, बच, सतावर। फिर सिट्रोनेला, फिर ब्राह्मी, पचौली। सिट्रोनेला, ब्राह्मी, पचौली। पहला तो याद रख लेना, लेमन ग्रास, खस, बच, सतावर, सिट्रोनेला, ब्राह्मी, पचौली। पचौली लास्ट और शुरू में लेमन ग्रास। ये औषधीय पौधा कितने एकड़ में? 586 एकड़ में। 586 एकड़। जीएसडीपी में वानिकी फॉरेस्ट्री का क्षेत्र देखेंगे स्थिर भाव में। ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो वानिकी का ग्रोथ रेट स्थिर भाव में कितना है भाई? 3.48, 348। और कंट्रीब्यूशन देखेंगे, हिस्सा या आपका योगदान 2.91%। 2.91%। 2.91%। 2.91%। 2.91%। 3.48%। 3.48%। 2.91%। अधिकतम वन वाले जिले बीजापुर, फिर कोरिया, फिर कांकेर। बीजापुर, कोरिया, कांकेर। अभी वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं, अभी की स्थिति में सबसे कम पूछा जाए तो बेमेतरा सबसे कम, बीजापुर सर्वाधिक, उससे थोड़ा ज्यादा दुर्ग, उससे थोड़ा ज्यादा रायपुर। तो सबसे कम
बेमेतरा, उससे थोड़ा ज्यादा दुर्ग, उससे थोड़ा ज्यादा रायपुर, सबसे ज्यादा बीजापुर, फिर कोरिया, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम कांकेर। तो इसको याद रख लेना। ये तीनों जो डेटा हैं, ये वाला और ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम लेटेस्ट। तो इसको याद कर लेना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, नोट्स में शामिल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कंप्लीट। फॉरेस्ट का जो टॉपिक है कंप्लीट, इसका आपको नोट्स बनाना है और नोट्स बना करके एक दो बार वीडियो को देखना है, क्लियर समझ में आ जाएगा। एक दो बार वीडियो को देखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्विक रिवीजन करेंगे 2 मिनट में। 2 मिनट में हम लोग पढ़े क्या हैं, उसको क्या क्या जाने हैं, उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान ले कि वनावरण और वन क्षेत्र किसको बोलेंगे। इसका देखोगे तो कैनोपी इंपॉर्टेंट होता है, कानून इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें कानून इंपॉर्टेंट होता है, कैनोपी इंपॉर्टेंट नहीं। ISFR डेटा देख लिए तो ये टोटल है, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया दोनों को मिलाकर के है। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों मिलाकर के हम लोग चौथा, केवल फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करेंगे तो तीसरा, याद रख लेना। देखिए, फॉरेस्ट कवर में तीसरा, उसके बाद मैंने बता दिया 18 जिला के बाद आधार पर। इसको आप लोग को पढ़ो तो पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ो तो पर भी चल जाएगा। वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर, प्रशासकीय, वनस्पति और चैंपियन सेट। प्रशासकीय 3, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। और वनस्पति में सागौन, साल और मिश्रित, इसी को खुला वन भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट एरिया, अवर्गीकृत। इसको उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क। देखें इसमें 25,923, 43,34, इसको 24,038, 40,17 और इसको 9,867,96 याद रख लेना। उसके बाद साल 24,24,4, 8,8, 40,52, 5,633, 5,633, 9,42। उसके बाद 2,9,952, 50,06, 50,06। इसको याद रख लेना। उष्णकटिबंधीय, आर्द्र वाला कम, शुष्क वाला ज्यादा। शुष्क वाला 51,65 और उसमें 47,69 घटा लेना। इसमें थोड़ा पॉइंट में ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, घटा लेना। ये दोनों 100 होना चाहिए, 100। आर्द्र है, गीला है तो ज्यादा वर्षा, सूखा कम वर्षा। प्रशासनिक इकाई छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, मई 2001 बता दिया उसको, ठीक है। 6 वन वृत्त, 34 वन मंडल, 9 वन परियोजना मंडल। उसी 9 वन परियोजना मंडल में 3 जो है औद्योगिक परियोजना मंडल है, रायपुर, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर। 10वां किसको बनाया जा रहा है, MCB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCB, इसको याद है। ये 3 जो है, ये स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्रीय प्रशासनिक यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, रायपुर कांकेर दुर्ग, रायपुर कांकेर दुर्ग। राज्य वन नीति बता दिया 2001। हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001। संयुक्त वन प्रबंधन, जो आपका क्या है, वन प्रबंधन के लिए सरकार और स्थानीय समुदाय दोनों मिलकर, वन सरकार की तरफ से वन विभाग, तो इसमें आएगा 7,868 याद रख लेना और 33,190। वन विकास निगम ये बता ही दिया। इसके बाद औषधि पादप बोर्ड 28 जुलाई 2004, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष। लघु अनुपज संघ 2000, जैव विविधता बोर्ड 2006। वनोपज, मुख्य अनुपज टोटल भारत में 13, उसमें से 6 आते हैं छत्तीसगढ़ में, साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। लघु अनुपज में सब बांस, तेंदुपत्ता, इमली, गोंद, हर्रा, लाख सब आ जाएगा, ठीक। इसके बाद बांस तो याद रख लेना 20.24%, 11,255। तेंदुपत्ता आप जानते छो 5.83, 22-23 का है, 22-23 का, 23-24 का आप डेटा मेरे को मिला नहीं तो मैं लिखा नहीं हूँ, कर लेना अपडेट। वन संरक्षण बता ही दिया इसके बारे में। वन जीव अभ्यारण्य 3 कौन कौन सा, 78, 81, 82 में।
78 में इंद्रावती, 81 में गुरु घासीदास, 82 में कांगेर घाटी। 78, 81, 82 याद रख लेना। सबसे बड़ा गुरु घासीदास, सबसे छोटा कांगेर वैली। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहला सीता नदी, 74, 75 में 3 अचानक मार बादल खोल गोमड्डा, 76 में 1 बारनवा पारा, 78 में 2 सेमरसोत और तमोर पिंगला, 83 में 3 भैरमगढ़, उदंती और पामेड़ और भोरम देव देखोगे 2001 में। बायोस्फीयर 1 38, 35, 26, 10। इंदिरा देखो इसको कैसे याद करोगे तो याद रख लेना आईएएस कर लो। आईएएस बनना है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंद्रावती, अचानक पार, सीता नदी, उदंती और चौथा मिल गया भाई आपको गुरु घासीदास, तमोर पिंगला। गुरु घासीदास, तमोर पिंगला, इसके बारे में बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 56वां और चौथा, राज्य का चौथा, देश का 56वां। आशादीप किसे? वनभैंसा से। जामवंत भालू से। गजरात 2014 हाथी से। मगरमच्छ कोटमी सोनार 6-7 में। गिद्धवा पक्षी पहला और दूसरा रहंगी बिलासपुर में। गौ के लिए केंद्र सरकार की योजना बेमेतरा झालम में। रिछारिया 17 अक्टूबर 2014 आईजीकेवी में। क्या के लिए? पक्षी के लिए। प्राकृतिक कोसा, तो कोसा के लिए याद रख लेना कुरेह राखी गांव। हाथी के लिए 2019 और हाथी के लिए आपका 2011 में। हाथी अभ्यारण्य लेमरू 2019 और परियोजना 11 याद रख लेना। कौन सा कहाँ? तमोर पिंगला और बादलखोल में। ये देख लो एयर क्वालिटी के लिए 12 स्थान में 4 रायपुर, 4 रायगढ़, 2 भिलाई और 2 आपको ले लेना है कोरबा। ठीक, पर्यावरण संरक्षण मतलब मोबाइल यूनिट है ये एनवायरमेंटल के लिए, तो इसको याद रख लेना। 26 उपकरण, 50 से अधिक मापदंड। औद्योगिक अपशिष्ट के लिए जीपीएस आधारित ये भी है। जैविक चिकित्सा के लिए इसको बनाया गया है, इसको याद रख लेना। वेस्ट ट्रीटमेंट आपका ये इंपॉर्टेंट है। औषधीय पौधे है ना 586 एकड़ में। कौन कौन सा? लेमन ग्रास, खस, बच, सतावर, सिट्रोनेला, ब्राह्मी, पचौली। जीडीपी वानिकी का ग्रोथ रेट पूछ सकता है 348 और कंट्रीब्यूशन 2.91। ठीक है, याद रख लेना। अधिकतम तो बीजापुर, कोरिया और कांकेर। न्यूनतम बेमेतरा, उससे थोड़ा ज़्यादा दुर्ग, उससे थोड़ा ज़्यादा रायपुर। खत्म। तो ये हो गया कंप्लीट आप लोग का। किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। भाई आप लोग पिछले वीडियो में कमेंट नहीं किए हो, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। देखना है वीडियो, कमेंट करना है, लाइक करना है, यही मेरी फीस है। आप लोग का प्यार चाहिए। मैं आप लोग को कंप्लीट रूप से वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ डिटेल में। इसका नोट्स बनाना, नोट्स को एकदम 1-2 बार रिवाइज कर लेना। ठीक, खत्म। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई? क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को? मिनरल्स, खनिज पढ़ना है। ठीक है, मिनरल्स, खनिज पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू, पढ़ते रहिए।